हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश का इतिहास एवं प्रमुख राजवंश। ये मेंस के पेपर फर्स्ट की पार्ट 1 की यूनिट 2 से संबंधित है। इसके तहत हम प्रागैतिहासिक, आर्यैतिहासिक मध्य प्रदेश, गर्दविल वंश, नाग वंश और लिंकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और कलचुरी वंश को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं चंदेल वंश। इसके बाद हम परमार वंश, तोमर वंश, गौड़ वंश और कच्छप वंश को भी कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चंदेल वंश। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चंदेल वंशीय प्रशासनिक व्यवस्था, चंदेल वंश के दौरान सामाजिक व्यवस्था, चंदेल कालीन अर्थव्यवस्था, चंदेल काल के धार्मिक स्थिति, चंदेल काल में धार्मिक स्थिति और चंदेल कालीन स्थापत्य कला, चंदेल कालीन प्रमुख मंदिर, चंदेल कालीन स्थापत्य के अन्य उदाहरण, स्मरणीय तत्व और कुछ संभावित प्रश्नों को भी हम देखने वाले हैं। और इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है चंदेल वंश, ये आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा। आज का पार्ट पहला पार्ट होगा और इसके बाद दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चंदेल वंश मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध राजवंश था, जिसने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा नदी के बीच के क्षेत्र, मुख्यतः बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर शासन किया। तो इसने कहाँ पे किया था? बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर शासन किया था। वस्तुतः इस वंश की उत्पत्ति का उल्लेख कई लेखों में किया गया है। प्रारंभिक लेखों में इसे चंद्राते वंश कहा गया है। तो प्रारंभिक लेखों में इसे चंद्राते वंश कहा गया। तो वहीं यशोवर्मन के पौत्र देवलब्धि के दोहदी लेख में इस वंश को चंद्रलावय कहा गया है। कीर्तिवर्मन ने देवगढ़ शिलालेख में और चाहमान पृथ्वीराज तृतीय के लेख में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यातव्य है कि स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने से पूर्व चंदेल राजा गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के अधीन थे, परंतु कालांतर में चाहमान तथा कलचुरी वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंदेल राजा उत्तरी भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करने लगे। अंततः 831 ईस्वी में नन्नुक द्वारा चंदेल राजवंश की नींव रखी गई। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख में उसके द्वारा नृप, नृपति तथा महीपति आदि उपाधियों को धारण करने से ज्ञात होता है कि उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नन्नुक के पश्चात क्रमशः बागपति, जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिल तथा हर्ष के शासनकाल तक चंदेल शासकों ने प्रतिहारों के अधीनस्थ राज्य का विस्तार किया, परंतु हर्ष के पश्चात सभी शासकों ने स्वतंत्र रूप से चंदेल वंश का शासन संचालन किया। नन्नुक के परवर्ती चंदेल शासकों का वर्णन अग्रलिखित है। सबसे पहले देखेंगे नन्नुक। सबसे पहले नन्नुक, फिर बागपति, नन्नुक, बागपति, जयशक्ति, उसके बाद विजयशक्ति, फिर राहिल, हर्ष, यशोवर्मा, धंग, गंडदेव, उसके बाद विद्याधर, फिर विजयापाल, देववर्मा, कीर्तिवर्मा, संलक्षण वर्मा, जयवर्मा, पृथ्वीवर्मा, मदन वर्मा, परमार्दिदेव, त्रैलोक्य वर्मा, वीर वर्मा और अंतिम शासक भोजवर्मा और हम्मीर वर्मा। तो अंतिम शासक कौन था इसका? भोजवर्मा के बाद हम्मीर वर्मा अंतिम शासक था। सबसे पहले हम देखेंगे बागपति को। इसके परिचय में नन्नुक के पश्चात उसका पुत्र बागपति 848 ईस्वी में चंदेल वंश का शासक हुआ। इसने अपने शासनकाल में अवंती पर आक्रमण किया और उसे विजित करने का प्रयास किया। उपलब्धियां देखिए। बागपति प्रजा को आनंद देने वाला, सुंदर, ऐश्वर्यशाली, बृहस्पति के समान विद्वान और विनयी राजा के रूप में प्रसिद्ध था। इतना ही नहीं, वह बुद्धिमान और पराक्रम में पृथु तथा कुकस्त जैसे पौराणिक राजाओं से भी बढ़कर था। मऊ प्रस्तर अभिलेख में इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों में बागपति को जनानंद सुंदर श्रीमान कहा गया है। बिंदगिरी को बागपति की क्रीड़ा स्थली बताया गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जयशक्ति और विजयशक्ति। परिचय देखें इनका। बागपति के 2 पुत्र जयशक्ति एवं विजयशक्ति थे, जिन्होंने क्रमशः 865 ईस्वी से 882 ईस्वी तथा 882 ईस्वी से 899
ईस्वी तक चंदेल वंश का शासन संभाला। यह उल्लेखनीय है कि महोबा अभिलेख के अनुसार, कौन से? महोबा अभिलेख के अनुसार जय शक्ति जेजाक या जेजा के नाम पर ही चंदेल शासित क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था। तो जय शक्ति के नाम पर जेजाक भुक्ति नाम पड़ा था। नन्नुक के पश्चात सभी पर्वतीय अभिलेखों में चंदेल वंश का संस्थापक इन दोनों भाइयों को ही कहा गया है। जय शक्ति के बाद उसका भाई विजय शक्ति बिजा सिंहासन पर बैठा, जिसने प्रतिहार शासक मेहर भोज की तरफ से राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के विरुद्ध दक्षिण का अभियान किया था। तो कृष्ण द्वितीय के विरुद्ध इसने अभियान किया था प्रतिहार शासक मेहर भोज की तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट राहिल 899 से 916 ईस्वी। इसके परिचय में देखें तो यह विजय शक्ति का पुत्र राहिल, यह विजय शक्ति का पुत्र था। विजय शक्ति का पुत्र राहिल 899 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक बना। उपलब्धियां देखें, यशोवर्मा के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख में उसके वीरता एवं पराक्रम तथा उसके द्वारा नरेंद्र चंद्र की उपाधि धारण करने का पता चलता है। तो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख में इसके नरेंद्र चंद्र उपाधि धारण करने का पता चलता है। राहिल ने चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी का विवाह कलचुरी शासक कोकल प्रथम से करके कलचुरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो राहिल ने चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी का विवाह कोकल प्रथम से करके कलचुरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार यह एक कूटनीतिक शासक था। राहिल ने अनेक सरोवरों, मंदिरों, झीलों का निर्माण कराया। चंदेल कालीन कला एवं संस्कृति में अपना योगदान दिया। उदाहरण के लिए अजयगढ़ का मंदिर एवं महोबा में पंचायत शैली में सूर्य मंदिर तथा राहिल सागर का निर्माण। राहिल ने अपने नाम से रसिन नामक नगर बसाया था, जो आज भी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हर्ष, जो कि 916 से 925 ईस्वी तक शासन करेगा। इसके परिचय में देखें तो राहिल की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र हर्ष 916 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक बना। प्रारंभिक चंदेल शासकों में हर्ष पहला नीति कुशल और पराक्रमी शासक था, जिसने अपने वंश की लोकप्रियता को व्यापकता प्रदान की और उसके अभ्युदय को स्थायी बनाया। उपलब्धियां देखें तो हर्ष को खजुराहो अभिलेख में उसे अनेक शत्रुओं को पराजित करने वाला बताया गया है। इसी अभिलेख में उसे परम भट्टारक भी कहा गया है। ननौरा ताम्रलेख के अनुसार वह अपने आश्रितों के लिए कल्प वृक्ष, सज्जनों के लिए आनंददायक, मित्रों के लिए अमृत, शत्रु समूह के लिए धूमकेतु की तरह निष्ठकारी और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए सेतु के समान था। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हर्ष चंदेल वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। चंदेल प्रतिहार संबंधों के अंतर्गत उसने श्री क्षितिपाल देव को सिंहासन पर बिठाया। चंदेल चाहमान संबंधों के अंतर्गत उसने चाहमान राजकुमारी कंचुका देवी से विवाह किया तथा इस विवाह से चंदेल वंश की राजनीति सुदृढ़ हुई। वह सत्यवादी, बुद्धिमान होने के साथ साथ विष्णु उपासक भी था। उसने कन्नौज की राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस तरह उसने चंदेलों को एक महान शक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त किया। खजुराहो में मत्तकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यशोवर्मा, जो कि 925 से 950 ईस्वी तक शासन करेगा। इसके परिचय में देखें तो हर्ष तथा रानी कंचुका देवी का पुत्र यशोवर्मा, लक्ष्मण वर्मा भी नाम था इसका। तो यशोवर्मा 925 ईस्वी में चंदेल वंश का शासक बना। वह अपने समस्त पूर्वाधिकारियों में सर्वाधिक महान था। यशोवर्मा ने अपना प्रभाव हिमालय से लेकर मालवा तक तथा कश्मीर से लेकर बंगाल तक फैलाया। साम्राज्य विस्तार की इस महत्वाकांक्षी योजना हेतु तात्कालिक राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ की शक्तिहीनता के साथ साथ कन्नौज की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप जैसे प्रमुख कारण उत्तरदायी थे। अब इसकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें अगर, तो यशोवर्मा की दिग्विजय, साम्राज्य विस्तार, विक्रम संवत। तो यशोवर्मा की दिग्विजय या फिर साम्राज्य विस्तार में विक्रम संवत 1011 की खजुराहो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख में यशोवर्मा की दिग्विजय का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। गौड़ रूपी क्रीड़ा स्थल के लिए तलवार था। उसने खसों की सेनाओं की बराबरी की, कौशलों का कोष लूटा, कश्मीर के वीरों का नाश किया तथा मालवा के लिए काल के समान था। उसके सामने गिरहित चेदीराज कांपने लगा तथा वह कुरुरूपी वृक्ष के लिए आंधी के समान और गुर्जरों के लिए दाहकारक था। अतः अपनी दिग्विजय का वर्णन निम्नलिखित छत्रों पर विजय प्राप्ति के माध्यम से किया जा सकता है।
तो उसकी दिग्विजय का वर्णन निम्नलिखित क्षेत्रों पर विजय प्राप्ति के माध्यम से किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे कालिंजर। यशोवर्मा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कालिंजर की थी। 936 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग गुर्जर प्रतिहारों के अधिकार में था, किंतु कवि पंप द्वारा रचित पंप भारत नामक काव्य ग्रंथ में यशोवर्मा द्वारा राष्ट्रकूट शासक महिपाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। इस सैनिक अभियान में महिपाल अपनी राजधानी कालिंजर छोड़कर भाग गया था। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि यशोवर्मा ने कालिंजर पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है मालव विजय। यशोवर्मा को मालवों के लिए काल के समान बताया गया है। इस समय मालव राज सिंहासन पर परमार शासक बैरिसें द्वितीय का उत्तराधिकारी सियक द्वितीय विराजमान था। यशोवर्मा के नेतृत्व में चंदेलों ने सियक द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सियक द्वितीय बुरी तरह पराजित हुआ और भाष्वत विदिशा क्षेत्र परमारों के हाथ से निकल गया। नेक्स्ट है गौड़। यशोवर्मा को गौड़ रूपी क्रीड़ा स्थल के लिए तलवार के समान कहा गया है। तो यशोवर्मा को गौड़ रूपी क्रीड़ा स्थल के लिए तलवार के समान कहा गया है। सामान्य रूप से विद्वान इन गौड़ों का अभिज्ञान बंगाल के पालों से पाते हैं। पाल चंदेलों के सशक्त शत्रु थे। यशोवर्मा ने अपने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है मिथिला। प्राचीन काल में मिथिला एक देश का नाम था, जिसका दूसरा नाम विदेह था। मिथिला में आधुनिक बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर जिले सम्मिलित थे। यशोवर्मन के कुशल नेतृत्व में सैनिक अभियान के माध्यम से चंदेलों ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया। नेक्स्ट है चेदी। यशोवर्मा के शासनकाल में चेदी कलचुरी संबंध कटु और कटुतर हो गए थे। इस समय चेदी क्षेत्र पर कलचुरियों का शासन था। यशोवर्मा ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम को परास्त कर चेदी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब नेक्स्ट है कुरु। कुरु राज आधुनिक उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर जिलों तथा दिल्ली और हरियाणा क्षेत्रों, कुरुक्षेत्र, थानेश्वर के प्रदेश में स्थित था। यशोवर्मा के सैनिक अभियान के माध्यम से इस क्षेत्र को विजित किया। कश्मीर। यशोवर्मा ने सुदूर उत्तर में कश्मीर की शासिका रानी दिद्दा के विरुद्ध धावा बोलकर वहां की सेनाओं को नष्ट कर दिया। अब नेक्स्ट है कौशल। यह राज्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित था, जिसमें साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती के भूभाग सम्मिलित थे। इस समय कौशल पर सोमवंशी राजाओं का शासन था। खजुराहो अभिलेख में वर्णित कौशलाना का तात्पर्य केवल धन आपूर्ति के लिए किया गया आक्रमण प्रतीत होता है। अब नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार। चंदेलों और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य राजवंशी सर्वोच्चता के लिए कई बार संघर्ष हुआ। इस दौरान चंदेलों ने प्रतिहारों को कई बार पराजित किया। उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि यशोवर्मा की राजनीतिक उपलब्धियां महान थीं। इसमें कोई संदेश नहीं है कि वह अपने समकालीन शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी और यशस्वी शासक था। अब हम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। राजनीतिक उपलब्धियां हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपलब्धियां। यह उल्लिखित है कि यशोवर्मा एक विजेता मात्र ना था, बल्कि वह एक महान निर्माता भी था। उसने अपने शासनकाल में एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया था, जिसका नाम बेल्व तड़ाग था। इतना ही नहीं, उसने खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया तथा वहां प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त हुई बैकुंठ की मूर्ति स्थापित की। कनिंघम ने इस मंदिर की पहचान खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर से की है। इसके अलावा यशोवर्मा ने खजुराहो में ही एक और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। अतः यशोवर्मा ने चंदेलकानी स्थापत्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब नेक्स्ट है धंग। 950 से 1002 ईस्वी तक इसका परिचय देखेंगे। यशोवर्मा के उपरांत चंदेल वंश की गद्दी पर बैठने वाला राजा धंग यशोवर्मा एवं रानी पुष्पा देवी का पुत्र था। तो यह यशोवर्मा और रानी पुष्पा देवी का पुत्र था। यह 950 ईस्वी में शासक बना। धंग के शासन बनने के साथ बुंदेलखंड में राजनीतिक क्षितिज पर एक दैदीप्यमान सूर्य का उदय हुआ, जिसके प्रखर प्रकाश में उत्तर भारत के समस्त शासक श्रीविहीन हो गए। धंग की राजनीतिक उपलब्धियां। धंग ने यशोवर्मा के साम्राज्य विस्तार की नीति को निरंतरता प्रदान करते हुए सर्वप्रथम ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वहां के तत्कालिक कछवाह शासक
वज्रदामन से ग्वालियर दुर्ग को विजित किया। ग्वालियर विजित करने के पश्चात प्रयाग और काशी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिसका उल्लेख धंग के ननौरा ताम्रपत्र लेख में मिलता है, जिसमें उसे भट्ट यशोधर को काशी में स्थित यूली नामक ग्राम दान करने वाला बताया गया है। खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर अभिलेख में उसे कौशलकृत सिंघल और कुंतल राज्य का विजेता बताया गया है। तो खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर अभिलेख में इसे कौशलकृत सिंघल और कुंतल राज्य का विजेता बताया गया है। महोबा से प्राप्त कीर्ति वर्मा अभिलेख में ढंग की तुलना हम्मीर से की गई है। तो ढंग की तुलना हम्मीर से कीर्ति वर्मा के अभिलेख में की गई है, जो कि महोबा से प्राप्त हुआ है। अब सांस्कृतिक उपलब्धियां ढंग की। ढंग एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ धर्म और कला संस्कृति का संरक्षक भी था। वह हिंदू धर्म का अनुयायी था। तो ढंग हिंदू धर्म का अनुयायी था, अतः उसके द्वारा अभिलेखों में वासुदेव, शिव, सरस्वती, गणेश आदि देवी देवताओं का स्मरण किया गया है। वह शिव का परम उपासक था। तो वह हिंदू धर्म का अनुयायी था और शिव का परम उपासक था। ननौरा ताम्रपत्र में उसके सुशासन का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसके शासन में महिलाओं का सम्मान था। स्थापत्य के क्षेत्र में उसने यशु वर्मा द्वारा प्रारंभ कराए गए लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। तो ढंग ने यशु वर्मा द्वारा प्रारंभ किए गए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया था। खजुराहो में ही स्वयं शंभु विश्वनाथ मंदिर बनवाकर उसे मरकतमणि से निर्मित शिवलिंग की स्थापना कराई थी। इसके अलावा उसने जैन धर्म के प्रचार हेतु जैन मंदिरों के निर्माण में भी पूरी सुविधाएं प्रदान की तथा खजुराहो में जिन्नाथ मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर है, जो कि तो जिन्नाथ मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वह अशोक के समान धार्मिक सहिष्णु भी था। ढंग के अधिकारी कोक्कल ने विशाल बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उपयुक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि ढंग प्रत्येक समीकरण से एक सफल और उदार शासक था। अब नेक्स्ट शासक है हमारा गंडदेव, जो कि 1002 से 1003 ईस्वी तक शासक होगा। इसके परिचय में देखें तो अपने यशस्वी पिता ढंग की मृत्यु के पश्चात 1002 ईस्वी में गंडदेव चंदेल वंश का शासक बना। गंडदेव का शासन काल अत्यल्प केवल 2 वर्ष ही रहा, जिसकी पुष्टि विद्याधर कालीन कुंडेश्वर ताम्रपत्र से होती है। अतः सीमित शासनकाल होने के कारण इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्याधर, 1003 से 1029 तक शासक होगा ये। इसके परिचय में गंडदेव की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र विद्याधर 1003 ईस्वी में चंदेल राज सिंहासन पर बैठा। यह भी एक शक्तिशाली, युद्धप्रिय और महत्वाकांक्षी शासक था। अतः इसका शासनकाल चंदेल सत्ता के चरमोत्कर्ष का काल था। इसकी उपलब्धियां हैं महोबा के खंडित अभिलेख से विद्याधर की कान्यकुब्ज कन्नौज विजय का वर्णन मिलता है। तो विद्याधर की कान्यकुब्ज या कन्नौज की विजय का वर्णन महोबा के खंडित अभिलेख से मिलता है। इसके अतिरिक्त मालवा के परमार शासक भोज को पराजित करने का उल्लेख भी इसी अभिलेख में है और इसी अभिलेख में मालवा के परमार शासक भोज को भी पराजित करने का उल्लेख है। विद्याधर ने परमार राजा भोज को कच्छपघात शासकों की सहायता से पराजित किया था, परंतु इस युद्ध में भोज एवं विद्याधर का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ था, जिसका उल्लेख ग्वालियर के कच्छपघात शासक महिपाल के सास बहु मंदिर अभिलेख में मिलता है। विद्याधर में त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगेदेव को पराजित किया। विद्याधर के समकालीन कन्नौज नरेश राज्यपाल से मित्रवत संबंध थे। इसी समय तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। तत्पश्चात राज्यपाल वहां से भाग निकला, जिससे कुपित होकर विद्याधर ने कच्छपघात शासक अर्जुन को उसके विरुद्ध अभियान हेतु भेजा। इस अभियान में अर्जुन द्वारा राज्यपाल की हत्या कर दी गई। फलस्वरूप कन्नौज चंदेल सत्ता के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट है विद्याधर और महमूद गजनबी। विद्याधर के शासनकाल में महमूद गजनबी ने चंदेल सत्ता उत्तर भारत पर 2 बार आक्रमण किया। विद्याधर के विरुद्ध महमूद के सैनिक अभियान के 2 उद्देश्य थे। पहला, विद्याधर की शक्ति और प्रतिष्ठा को समाप्त करना और दूसरा, लूट द्वारा धन संग्रह करना। गजनबी ने पहला आक्रमण 1019 ईस्वी में किया। यह युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया और महमूद गजनबी बिना किसी परिणाम के वापस लौट गया। बुंदेलखंड पर गजनबी का दूसरा आक्रमण 1022 ईस्वी में हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम उसने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया। 4 दिनों की घेराबंदी के उपरांत विद्याधर ने 35 हाथी भेंट देकर घेरे की समाप्ति करवाई। ग्वालियर के पश्चात उसने कालिंजा पर आक्रमण किया, परंतु
दुर्ग विजित न कर पाने के कारण दोनों के मध्य संधि हो गई, जिसका वर्णन जय वर्मा के अभिलेख में मिलता है। तो इस संधि का उल्लेख कहाँ मिलता है? जय वर्मा के अभिलेख में। उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विद्याधर अपने युग का अत्यंत प्रतापी शासक था। देव वर्मा ने नौनेरा और चरखारी ताम्रपत्रों में विद्याधर को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसे साम्राज्यवादी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विद्याधर जिस प्रकार तलवार का धनी था, वैसा ही कलम का। यद्यपि उसकी लिखी कविता गुलात ए हिंद भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, तथापि वह हिंदी अपभ्रंश की प्राचीनतम कविताओं में से एक है। संभव है कि विद्याधर ने अन्य साहित्यिक रचनाएं की होंगी, किंतु वे इस समय उपलब्ध नहीं है। कला के क्षेत्र में विद्याधर ने खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाकर चंदेल स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः विद्याधर चंदेल राजवंश का एक प्रतापी शासक एवं कला और साहित्य का संरक्षक था, जिसकी उपलब्धियां महान थीं। अब नेक्स्ट है विजयपाल, जो कि 1030 से 1050 ईस्वी तक था। इसका परिचय देखिए। विद्याधर की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी विजयपाल 1030 ईस्वी में शासक बना। कमजोर शासक होने के कारण विजयपाल के शासनकाल में चंदेल सत्ता का पराभव यानी पतन प्रारंभ हो गया। इस समय तक चंदेल कलचुरी संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, अतः कुशासन और कलचुरियों के बढ़ते दबाव के कारण चंदेलों का विस्तारवादी युग समाप्त हो गया और विजयपाल अपने राज्य की सीमाओं को विस्तार ना दे सका। ग्वालियर एवं धूपकुंड के कच्छप घाट शासकों ने परमाणु की अधीनता स्वीकार कर ली, अतः यह क्षेत्र भी चंदेलों के हाथों से निकल गया। विजयपाल के प्रशासनिक अधिकारियों में केवल उसके मंत्री महिपाल का नाम मिलता है। यद्यपि अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि विजयपाल एक कमजोर शासक था, तथापि देव वर्मा के ननौरा और चरखारी ताम्रपत्रों में विजयपाल के नाम के साथ परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और श्री कालंजराधिपति जैसी साम्राज्यवादी उपाधियों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मऊ प्रस्तर लेख में उसे कलयुग को समाप्त करने वाला बताया गया है। इस विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि उसके शासनकाल में चंदेल सत्ता सुरक्षित थी। अब नेक्स्ट है देव वर्मा 1050 से 1060 ईस्वी। इसका परिचय देखिए। तो देवपाल 1050 ईस्वी में चंदेल राज सिंहासन पर बैठा, जो कि विजयपाल का उत्तराधिकारी हुआ। उसके नाम का उल्लेख केवल ननौरा और चरखारी नामक 2 ताम्रपत्रों में मिलता है, जो उसके द्वारा ही जारी किए गए हैं, किंतु इन ताम्रपत्रों में उसके शासनकाल की किसी राजनीतिक घटना का उल्लेख नहीं है। देव वर्मा ने कालिंजराधिपति नामक उपाधि धारण की, जिससे प्रमाणित होता है कि कालिंजर पर इस समय भी उसका अधिकार था, किंतु उसके शासनकाल में अंतिम वर्षों में कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण से पराजित होने के कारण पीतशैल विषय जिला सतना का कुछ भाग उसके अधिकार क्षेत्र से निकल गया। इसका उल्लेख हमें प्रबोध चंद्रोदय नाटक में मिलता है। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि देव वर्मा का शासनकाल संपूर्ण चंदेल इतिहास में एक काला अध्याय था, इसलिए परवर्ती चंदेल अभिलेखों में देव वर्मा का नाम नहीं मिलता। यद्यपि देव वर्मा एक कमजोर शासक था, तथापि वह धार्मिक प्रकृति का शासक होने के कारण उसे धार्मिक कार्यों में बड़ा उत्साह था। अपने शासनकाल में उसने वेदांगों में पारंगत तथा ब्राह्मणोचित षटकम करने वाले अभिमन्यु एवं पंडित श्री किंकन को क्रमशः कटहऊ ग्राम एवं भूतपल्ले का ग्राम दान किए थे। वह शैव धर्म का अनुयायी था। अभिलेखों में उसके गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि वह सत्यवादिता में युधिष्ठिर, उदारता में चंपा के शासक कर्ण, गंभीरता में महासागर, शक्ति में इंद्र, सौंदर्य में कामदेव और तीक्ष्ण बुद्धि में शुक्र तथा वाचस्पति को लज्जित करता था। इसकी तुलना विष्णु, बलि और युधिष्ठिर से की गई है। अब नेक्स्ट है कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। इसके परिचय के अंतर्गत विजयपाल का कनिष्ठ पुत्र था। ये क्या था? विजयपाल का कनिष्ठ पुत्र कीर्तिवर्मा देव वर्मा के पश्चात चंदेल वंश का अगला शासक बना था। उसने चंदेल कलचुरी संघर्ष को नवजीवन दिया तथा डहाल क्षेत्र लक्ष्मीकर्ण को पराजित कर अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। कृष्ण मिश्र द्वारा रचित संस्कृत नाट्य प्रबोध चंद्रोदय के अनुसार कीर्तिवर्मा को प्रलयकारी काल अग्नि और रुद्र के समान बताया गया है। कीर्तिवर्मा ने गोपाल को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसकी तुलना विष्णु, नरसिंह और वराह अवतार से की गई है।
कीर्ति वर्मा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं अब नेक्स्ट। तो कीर्ति वर्मा ने अपने शासनकाल में महोबा में कीरत सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। गौरतलब है कि एक अन्य कीरत सागर वर्तमान गुना जिले में चंदेरी शहर में स्थित है। कालिंजर में बुड्ढा बुड्ढी तालाब का निर्माण कराया। 1066 ईस्वी में टीकमगढ़ के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। अजयगढ़ में कीर्तिजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान में देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित बेतवा नदी के तट पर कीर्तिगिरी दुर्ग का निर्माण कराया। इसके अलावा कीर्ति वर्मा ने सोने के आकार एवं तौल में गंगे देव शैली के सिक्के चलवाए, जिसके पृष्ठभाग पर कमल आसीन प्रभामंडल युक्त देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था। इसके नाम द्रम और अर्धद्रम थे। नेक्स्ट है संरक्षण वर्मा, जो कि 1100 से 1110 ईस्वी तक शासक होगा। इसके परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कीर्ति वर्मा के पश्चात उसका पुत्र संरक्षण वर्मा 1100 ईस्वी में चंदेल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। संरक्षण वर्मा का कोई ज्ञात अभिलेखीय साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, किंतु इसके परवर्ती शासकों के अभिलेखों में उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मऊप्रस्तर अभिलेख के अनुसार संरक्षण वर्मा ने गंगा यमुना दोआ पर आक्रमण कर उसे विजित किया तथा कन्नौज से गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा एवं राष्ट्रकूटों को पराजित किया। इस अभिलेख में उसके द्वारा आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित भीमेश्वर मंदिर में पूजा का उल्लेख भी मिलता है। संरक्षण वर्मा ने कलचुरी शासक यशकर्ण एवं परमार शासक जयसिंह को पराजित किया था। उसने सोने एवं तांबे के सिक्के चलवाए तथा सिक्कों पर मां लक्ष्मी तथा छत्रधारी हनुमान जी के चित्र अंकित थे। अपने कर्मचारियों एवं दरबारियों के प्रति उसका व्यवहार अत्यंत संतुलित और सुखद था। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि इस समय चंदेल साम्राज्य न केवल सुरक्षित था, अपितु पड़ोसी राज्यों से हुए युद्धों में सफल भी रहा था। अब नेक्स्ट है जय वर्मा, जो कि 1110 से 1120 ईस्वी तक शासक होगा। संरक्षण वर्मा के उपरांत उसके पुत्र जय वर्मा ने 1110 ईस्वी में चंदेल सत्ता को संभाला। कनिंगम के अनुसार उसने रजत और तांबा धातुओं के सिक्के जारी करवाए। मऊप्रस्तर अभिलेख में उसे जयक धामा कहा गया है। अब नेक्स्ट है पृथ्वी वर्मा, जो कि 1120 ईस्वी से 1128 ईस्वी तक होगा। जय वर्मा का कोई पुत्र न होने के कारण उसकी मृत्यु उपरांत उसका चाचा पृथ्वी वर्मा चंदेल राज सिंहासन पर बैठा। जय वर्मा ने अपने पूर्वजों द्वारा जारी हनुमान जी के चित्रांकन युक्त रजत मुद्राएं चलवाई। मऊप्रस्तर अभिलेख में उसे कुलराज धुरादंड धौर्य की उपाधि से सुशोभित बताया गया है। अब नेक्स्ट है मदन वर्मा, जो कि 1128 से 1165 ईस्वी तक शासक रहेगा। पृथ्वी वर्मा के पश्चात उसके पुत्र मदन वर्मा ने 1128 ईस्वी में राज सत्ता को संभाला। वह चंदेल वंश का एक महत्वपूर्ण प्रतापी शासक था, जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति को पुनः शुरू किया। उसके साम्राज्य विस्तार करते हुए सर्वप्रथम चेदी के कलचुरी शासक गयाकर्ण को पराजित कर चेदी राज्य पर आधिपत्य जमाया। उसने मालवा पर आक्रमण कर परमार वंश के नर वर्मा, यशो वर्मा, संरक्षण वर्मा और मदन वर्मा को पराजित कर परमार राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया। इसकी जानकारी भेलसा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। मदन वर्मा के गहलवाड़ों के साथ मित्रवत संबंध बताए तथा काशी नरेश अभिज्ञान गोविंद चंद्र गहलवाड़ के साथ दशान विजय को प्राप्त किया, परंतु 1047 ईस्वी में छतरपुर के भाग को लेकर गहलवाड़ उत्तराधिकारियों गोविंद चंद्र के साथ युद्ध हुआ। मदन वर्मा के गुर्जर राज्य पर भी अधिकार कर लिया, जिसका उल्लेख कालिंजर प्रस्तर अभिलेख में मिलता है। गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज से मालवा के क्षेत्र को लेकर मदन वर्मा का युद्ध हुआ, जिसमें चालुक्य शासक की पराजय हुई। मदन वर्मा ने ललितपुर में मदनपुर नामक नगर, महोबा के निकट मदनखेरा नामक नगर और मदनेश सागरपुर नामक नगर बसाए। टीकमगढ़ के जतारा नामक स्थान पर उसने एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। महोबा का मदन सागर, खखरामठ और विष्णु मंदिर भी मदन वर्मा कालीन है। नोट देखेंगे अब हम। यशो वर्मा 2 मदन वर्मा के पश्चात अल्पकाल के लिए चंदेल वंश का शासक बना, जिसका उल्लेख बटेश्वर प्रस्तर अभिलेख में मिलता है। अब नेक्स्ट है परमार्दी देव, जो कि 1165 से 1203 ईस्वी तक शासक होगा। परिचय देखें। यशो वर्मा 2 के पश्चात उसका पुत्र परमार्दी देव चंदेल वंश का अगला शासक बना।
तो यह यशोवर्मा 2 के पश्चात बना था, जिसे परमल या परमाल या तत्पादानुध्यात कहा गया है। यह उल्लेखनीय है कि परमादिदेव चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था। इसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, परिमल रासो और जगनिकृत आलाखंड में राजा परमादिदेव और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए भीषण संघर्ष की सूचना मिलती है। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में चंदेल राज पर आक्रमण किया तथा महोबा पर आधिपत्य जमाया। इस आक्रमण को इतिहास में सिरसागढ़ के युद्ध के रूप में याद किया जाता है। सिरसागढ़ के इसी युद्ध में परमादिदेव के 2 वीर सेनापति आल्हा और ऊदल मारे गए थे। गहलवार शासक जयचंद ने इस युद्ध में परमादिदेव की सहायता की थी। पृथ्वीराज के वापस जाने पर परमादिदेव ने पुनः महोबा पर आधिपत्य जमा लिया। परमादिदेव ने खजुराहो के समीप खजूर सागर का निर्माण कराया। 1183 ईस्वी में प्राप्त अभिलेख में उसे दशाणाधिपति कहा गया है और 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण कर कालिंजर दुर्ग को विजित कर लिया और इसी दुर्ग में बंदी के रूप में परमादिदेव की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है त्रैलोक्य वर्मा 1203 से 1245 ईस्वी। परमादिदेव के उपरांत त्रैलोक्य वर्मा 1203 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। 1205 ईस्वी में उसने कालिंजर पर पुनः विजय प्राप्त की। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सेनापति मलिक नुसरतुद्दीन तयाशी के नेतृत्व में अपनी सेना को पुनः कालिंजर पर आक्रमण हेतु भेजा, परंतु इस आक्रमण का उद्देश्य लूटपाट करना था। त्रैलोक्य वर्मा ने बंद जातियों पर भी विजय प्राप्त की तथा अजयगढ़ दुर्ग विजय किया। नेक्स्ट है वीर वर्मा जो कि 1245 से 1285 ईस्वी तक होगा। त्रैलोक्य वर्मा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वीर वर्मा 1245 ईस्वी में चंदेल राज सिंहासन पर बैठा। राज्य विस्तार की नीति को निरंतरता देते हुए उसने पश्चिम में लघु राज्यों को अपना निशाना बनाया। चरखारी ताम्रपत्र में उसकी सौंधी विजय का उल्लेख मिलता है। डाही ताम्रपत्र में वीर वर्मा और यज्ञपाल वंश के शासक नलपुरपति गोयल के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है। 1252 ईस्वी में उसके समय में ग्वालियर पर सुल्तान नसरुद्दीन का अधिकार हो गया था। उस दर्शन शास्त्र में विशेष रुचि थी, वह धार्मिक सहिष्णु था, अतः उसके शासनकाल में जैन धर्म अपने उत्कर्ष पर था। भोजवर्मा 1285 से 1288 ईस्वी। वीर वर्मा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी भोजवर्मा का सिंहासनरोहण हुआ। इसके शासनकाल की कोई विशेष घटना उपलब्ध नहीं है। अब नेक्स्ट है हम्मीर वर्मा 1288 से 1311 ईस्वी। परिचय। वीर वर्मा के पुत्र भोजवर्मा की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण भोजवर्मा का पुत्र हम्मीर वर्मा 1288 ईस्वी में चंदेल वंश की गद्दी पर बैठा। हम्मीर वर्मा ने दमोह और कटनी के क्षेत्रों को विजित किया, जिसका उल्लेख ब्रह्मणी अभिलेख में मिलता है। उसने बिजावर, कालिंजर, अजयगढ़, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, छतरपुर, पन्ना और विदिशा पर अपना आधिपत्य जमाए रखा। हम्मीर वर्मा के समय में मुस्लिम शक्ति भारत में पूर्ण रूप से स्थायी हो चुकी थी, अतः हम्मीर वर्मा के पश्चात चंदेल का समस्त राज्य मुस्लिम शक्ति के अधीन चला गया। हम्मीर वर्मा चंदेल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। 14वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में ही बुंदेलखंड पर मुस्लिम दबाव बढ़ रहा था और अनेक स्थानीय शक्तियां मुखरित होने को बेताब थीं। इसमें बुंदेलखंड में बुंदेला राजवंश और बघेलखंड में बघेल राजवंश प्रमुख थे, जिसमें चंदेलों की प्राण शक्ति को सोख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा चंदेल वंशीय प्रशासनिक व्यवस्था, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और हमारे चैनल पे उद्यमिता जो कि पेपर 4 से संबंधित है और पेपर 1 की जो प्राचीन भारत है उसकी क्लासेस और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश की ये बुक चल ही रही है। साथ में मध्य प्रदेश की रियासतें और बहुत सारी प्रीलिम्स की बुक्स को मैंने कवर कराया है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप लोग MPPSC पाठशाला सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।